हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप सोए हैं तो जाग जाइए, क्योंकि ये समय आ गया है दिसंबर जनवरी। अब ये समय आ गया है आपके एग्ज़ाम का। और अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और ख़ासकर अगर ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। सब्जेक्टिव के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अलग वीडियो देख सकते हैं। तो खास करके अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी किए ही नहीं है, कुछ भी पढ़े ही नहीं है, तो हमारा ये सीरीज़ देख लीजिए, जो कि हर एक चैप्टर का एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपका। और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा जो कि हम उसमें बताएंगे कि कितना बार पूछा जा चुका है और संभावना है कि आगे भी पूछा जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पेशेंस रखिए। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका यही है कि आपको कॉपी कलम लेकर के लिखना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब समय कम है। लिखने पे रहिएगा तो आप लिखते रह जाइएगा। जितना अधिक से अधिक बार हो सके आप वीडियो को देखिए, और ऑप्शन के अनुसार एक बार, जैसे पहली बार वीडियो आप मेरा देख लिए, उसको देख लीजिए। देख लिए, देखने के बाद कोशिश कीजिए याद रखने का। नहीं रह रहा है कोई बात नहीं, अब फिर से इस वीडियो को देखिए और बताइए। आप खुद आंसर बताइए, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर खुद बताइए। तो उससे पता चलेगा कि आपको याद हुआ कि नहीं, उससे पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं, और आप कितना उसको याद रख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आप बहुत बेहतर करिएगा, क्योंकि समय है कम। अगर अभी से आप लिखने में लगिएगा, एक एक करके लिखिएगा, इतना अधिक समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप नहीं कवर कर पाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करना है, हमारे हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखना है, और हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख करके उसको लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। और नहीं रह रहा है उसको 2 बार 3 बार देखना है। पहली बार में तो पहले देख लीजिए आप, दूसरी बार में खुद से आंसर बताना है, तीसरी बार में खुद से आंसर बताना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बता पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी 50% ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और वहाँ पे भी आप ऑप्शन देख करके आंसर बता सकते हैं। बात रहा है इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा, ऐसे तो किसी किसी में सेकेंड चैप्टर है, किसी किसी में थर्ड चैप्टर है। तो सिंपल याद रखिए, हम नाम बता देते हैं। मानव नेत्र। मानव नेत्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन साइंस में आएगा, मानव नेत्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, तो वो इसी वीडियो से होगा, इससे बाहर कहीं से नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद मानव नेत्र में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। हम कह रहे हैं कि मानव नेत्र में अगर एक भी क्वेश्चन होगा साइंस में तो वो यही वीडियो से होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इसके बाद मानव नेत्र में इतना सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर की किसी किसी में थर्ड है, किसी किसी में सेकेंड है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। किसी में क्या हुआ है कि प्रकाश के प्रवर्तन, किसी प्रकाश के अपवर्तन को अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है, तो उसमें थर्ड चैप्टर है। और किसी में प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन को एक ही बना दिया गया है, तो उसमें एक हो गया वो, तो ये होगा सेकेंड चैप्टर। तो या तो सेकेंड बोलिए या तो थर्ड बोलिए, लेकिन नाम याद रखिए, नाम है मानव नेत्र। और फटाफट बताते जाइएगा आंसर, याद करने का कोशिश कीजिएगा। जो तरीका बताएंगे उस तरीका से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट कि सामान्य दृष्टि की वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना है। मतलब कि कोई भी मनुष्य अगर किसी वस्तु को देख पा रहा है तो कितना नज़दीक रहेगा तो उसको देख सकता है। एक एंड पॉइंट है, नज़दीक का एक एंड पॉइंट है कि उतना नज़दीक के बाद और नज़दीक आया तो नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं इस बात को? जब आप कोई वस्तु को देखते हैं, जैसे आप पेंसिल को देख रहे हैं, देखते जाइए और करीब लेते आइए। पेंसिल को देखिए, देखते जाइए और अपने करीब लाते जाइए। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पेंसिल जो है ब्लर होने लगेगा, तो वही पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। हम 25 सेंटीमीटर के बाद ही देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से पहले हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यही कह रहा है कि अल्पतम दूरी कितनी होगी, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको पता होगा कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आँख के अंदर की लेंस का है, जो कि एक समय के बाद चेंज तो नहीं किया जाता है। लेंस नहीं कहता है, जैसे कोई आँख बनाया तो लेंस बैठाया, कहता है ना, तो उस तरह का बहुत तरह का लेंस में बैठाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो भगवान के द्वारा या प्राकृतिक के द्वारा कह सकते हैं हमारे आँख को दिया गया है, वो कौन सा लेंस होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, हमारे आँख में, आपके आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन 2024 में कूद पड़ा था, 16 में कूद पड़ा था, और इस बार 26 में भी कूद पड़ेगा। लिख लीजिए आप, और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो हम अभी बताने वाले हैं, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है। ऐसे इसको बहुत तरह का तरीके से याद रख सकते हैं। आँख, नेत्र, आँख या नेत्र दोनों तो दो ही वर्ड का अक्षर है। नेत्र बोलिए
या आंख बोलिए। अगर नहीं याद रहता है तो इसे याद रखिएगा, आंख या नेत्र बोलिए। तो नेत्र कितना अक्षर है? 2 अक्षर। आंख कितना अक्षर है? 2 अक्षर। तो लेंस लगेगा 3 अक्षर वाला। कौन अक्षर वाला? 3 अक्षर वाला। यानी कि कौन सा लगेगा? उत्तल। हमारा आंख कितना अक्षर है? 2 अक्षर। लेंस लगेगा 3 अक्षर वाला। इस तरह से नहीं याद रख सकते हैं। अभी जो हम बोले हैं ना, जो अभी वर्ड बोले हैं, इस वर्ड को अगर आप ध्यान केंद्रित करके सुने होंगे तो इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। कहीं भी क्वेश्चन दिख जाएगा कि आंख में किस प्रकार का लेंस लगा जाता है, लगा रहता है प्राकृतिक रूप से, तो आप बिना समय गवाए क्षण सेकेंड में फटाक से बोलिएगा उत्तल लेंस। क्या बोलिएगा? उत्तल लेंस बोलिएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। अगर इसमें दिक्कत नहीं होगा तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और फटाक से तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारिए। आंख का व्यवहार होता है, आंख कैसे कार्य करता है, किसके जैसा? अवतल दर्पण के जैसा, उत्तल लेंस के जैसा, समतल दर्पण के जैसा, या इनमें से कोई नहीं? फटाक से बताइए। हम पीछे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ये उस समय पूछा गया था जब एग्जाम पैटर्न बहुत हार्ड करके बहुत टाइट लिया गया था, जब मात्र लगभग 25% स्टूडेंट ही पास हुए थे। उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी अगर हार्ड भी पूछेगा तो ये जरूर रह सकता है सब 26 में। तो बताइए कि आंख का व्यवहार होता है। अगर मानव नेत्र से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस इसको याद रखिएगा। और मानव नेत्र से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो फटाक से बताइए आंख का व्यवहार कैसा होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है, फटाक से बताइए। तीसरा नंबर का आंसर अभी अभी पीछे ही हम बताए हैं कि कौन सा लेंस की तरह प्राकृतिक रूप से दिया गया है। तो कौन सा लेंस? अवतल बताए थे। नहीं ना, उत्तल न बताए थे। हम क्या बताए थे? इसमें तो अवतल ऑप्शन में भी नहीं है इसे। और दर्पण के तो कोई लेना देना है नहीं, दर्पण तो यूज ना होगा डायरेक्ट। जिसको नहीं भी आता होगा ना वो भी बना लेता कि आंख में दर्पण तो लगा हुआ है ना, लेंस लगा हुआ है, तो कौन सा लगा रहेगा? उत्तल लेंस। नेत्र, नेत्र कितना अक्षर है? 2 अक्षर है, तो लेंस लगा हुआ रहेगा 3 अक्षर का। उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड के बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2018 में पूछा गया है कि पुतले की साइज को कौन नियंत्रित करता है। हमारा पुतली जो है बड़ा होता है, छोटा होता है, प्रकाश कितना मिल रहा है उसके अनुसार उसको कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभी पेशियां नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करता है, नेत्र लेंस नियंत्रित करता है, या रेटिना? हमारी पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, आपको अगर बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा हो। बताइए कौन नियंत्रित करता है हमारे पुतली को? किसको? हमारी पुतली को कौन नियंत्रित करता है? फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। तो बताइए। पश्चमावी पेशियां नहीं, हो तो लेंस को पकड़ लेता है। नेत्र लेंस तो नहीं, रेटिना नहीं, एक ही है हमारा परितारिका। क्या है? परितारिका। रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। नेत्र लेंस को कौन पकड़ के रखता है? पश्चमावी पेशियां नेत्र लेंस को। तो नेत्र लेंस रेटिना कोई लेना देना है नहीं, हमारा एक ही ऑप्शन है जो है परितारिका। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का क्या हो गया? बी। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन निकलता है। एक की न्यूनतम बिंदु आंख की क्या हुई, जो कि हम बता दिए 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दूर बिंदु, कोई भी एक सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना सेंटीमीटर तक है या कहाँ तक है। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, इस बार भी पूछ सकता है कि कोई भी, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट करके दोनों क्वेश्चन याद रखना है। कैसे याद रखना है कि एक मनुष्य है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिक से अधिक तारा को देख सकता है कि नहीं? बताओ तो। अब रात को जो रात में तारा दिखता है उसको देख सकते हैं आप? देख सकते हैं। तो तारा का डिस्टेंस आप जरा काउंट करके बताइए कि कितना दूरी पे है तारा? कहाँ पे है? अनंत पे है। यानी कि हम लोग दूर से दूर कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत तक। और करीब से करीब कहाँ तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत। और नज़दीक बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन नहीं होगा। 5वां के बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। 2018 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2 साल लगातार पूछा गया। 18 में भी रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम था, उस समय भी एक तरह से समझिए हार्ड क्वेश्चन की तरह पूछा गया था 18 में। अब पूछ रहा है कि प्रकाश अधिकांश अपवर्तन कहाँ से हो जाती है? जब नेत्र में आपके आँख में प्रकाश की किरण जाती है तो वो सबसे ज़्यादा परावर्तन कहाँ से हो जाती है? नेत्रोद के अंदर पृष्ठ पर से, या अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर से, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से? इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, फटाक से बताइए। हम आपका जो है कठिनाई उसको कम करते हुए 2 चीज़ घटा देते हैं। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा? ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा? बताइए बी होगा कि सी होगा? आपको एकदम याद रखना है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही अधिकतर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है। कहाँ से? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कहाँ से हो जाती है? कॉर्निया के
बाहरी पृष्ठ से। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। ये चारों में से रेटिना तो होगा नहीं, इस पे तो प्रतिबिंब बनता है। अब ये 3 में से बताइए। कॉर्निया, जैसे कि रेटिना के बारे में तो एकदम खास पता है, हम मान सकते हैं इन तीनों में कंफ्यूजन रहता होगा कि कौन क्या है कौन क्या है, लेकिन रेटिना के बारे में तो कंफर्म है आपकी, इस पे प्रतिबिंब बनता है, इससे कलर, इसको कलर से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आँख का कौन ऐसा भाग है, उसी पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का आँख का कलर कौन सा होगा, जो कि जेनेटिक होता है, जिसका ब्राउन होता है उसके अगले जनरेशन का भी ब्राउन होगा। ब्लैक है तो ब्लैक अधिकतर रहता ही है। तो कौन सा भाग है आँख का जिस पे ये बात डिपेंड करता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। आंसर बताइए। 7वां का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए और बताइए क्या होगा हमारा आंसर। 7वां का आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है परितारिका। क्या याद रखना है? परितारिका। यही जो है परितारिके जो है यही डिपेंड करता है कि आपका आँख का कलर कौन सा होगा है, और इसी से आपका आँख का कलर पता चलता है, और यही होता है कलर। कलर यानी परितारिका, परितारिका यानी आँख का कलर, आँख का कलर यानी परितारिका, यही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्वेश्चन अगर 2026 में आता है तो आपको फटाक से मारना है परितारिका। कौन सा? परितारिका। 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व 2021 में पूछा गया था, बहुत यूनिक क्वेश्चन था और हो सकता है आगे भी पूछ दे। कह रहा है कि कोई चीज़ को आप एक बार देख लिए तो आपके उस वस्तु का जो इमेज बना उसका अस्थायित्व कितना समय तक रहता है। जैसे कि बगल में 2 आदमी बैठा दिए, एक गोलू है एक मोलू है। गोलू को देख करके फटाक से मोलू की तरफ चल गए, मोलू को देख करके फटाक से इधर मुड़ी कर लिए हैं। ठीक है, अपना सर जो है पहले गोलू के देखे फिर मोलू को देखे। तो गोलू को जब आप देखे तो उसको देखे तो उसका इमेज बना ना आपके पास, तो वो इमेज का अस्थायित्व कितना समय तक रहता है, कितना समय तक रहता है। तो आपको याद रखना है उसका जो अस्थायित्व है, 1 सेकेंड को 16 भाग में बांट दीजिए, यानी कि 1/16 सेकेंड। कितना तक रहता है? 1/16 सेकेंड। हमारा आंसर नंबर किस में है? बी है। 1/10 में कंफ्यूज नहीं होना है, 1/6 में कंफ्यूज नहीं होता है, 1/11.8 में कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर है हमारा 1/16 सेकेंड में। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना देरी तक रहता है? 1/16 सेकेंड हमारा आंसर होगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था? 8 नंबर क्वेश्चन था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। और क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, लिखिए मत, बस देखिए 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 और दिमाग में याद रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करके हर एक चैप्टर का। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। हम भी अभी पीछे बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, अगर आप सुने होंगे हमारी बातों को ध्यान से तो इसका आंसर आप पक्का बता दीजिएगा। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वह है प्रतिबिंब कहाँ? कॉर्निया पे बनता है, पुतली पे बनता है, आइरिस पे बनता है, कहाँ पे बनता है? फटाक से बताइए 9 नंबर का आंसर। हम तो कट कर दिए हैं, 3 बचा, एक क्या हो गया? रेटिना पे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो याद रखना है रेटिना पे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो याद रखना है रेटिना पर बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन हुआ खल्लास। 9 के बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक संतुष्ट हैं तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब आँख में उत्तल लेंस के कारण बनता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आँख में जब ये प्रतिबिंब बनता है नेत्र में तो वो कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा? गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए फटाक से आंसर। 10वां नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। सबसे पहले हम आपके द्विधा को कम कर देते हैं और हम एक चीज़ बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कि काल्पनिक को कट कर देते हैं, काल्पनिक नहीं बनता है। ठीक है, काल्पनिक नहीं बनता है। हमारे आँख में जो है प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं बनता है। यहाँ से आपका द्विधा हुआ कम। और बताइए 10वां नंबर का आंसर क्या होगा? 10वां नंबर का आंसर क्या होगा? वास्तविक उल्टा पॉसिबल है, या फिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा पॉसिबल है, या फिर वास्तविक उल्टा तथा बड़ा? क्या अगर आप प्रतिबिंब हम जब बना रहे थे वो वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कभी भी जब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कभी भी जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा, कन्फर्म है, और उल्टा बनेगा तो 99% चांस है कि वो बड़ा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो इससे हम लोगों को याद रखना है हमारे आँख में वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और हमारे मस्तिष्क द्वारा उसको सीधा देखने की अनुभूति होती है, लेकिन एग्जैक्ट जो है हमारा प्रतिबिंब वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा, लेकिन हमारे मस्तिष्क के द्वारा
हमारे मस्तिष्क के द्वारा वो अनुभूति होती है सीधा देखने की, ठीक है, और इक्वल। लेकिन होता कैसा, वास्तविक उल्टा सीधा, याद रहेगा। इस ऑप्शन के अनुसार अब आंसर क्या हो गया, 10वां का डी हो गया, 10वां का डी हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 10वां के बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, जो कि ये क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। अगर आपको याद है, शायद 6 नंबर क्वेश्चन था शायद, तो आपको याद है कहाँ से होता है। अभिनेत्र लेंस की अंतरपृष्ठ पर, या फिर नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, या फिर दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका आंसर बताइए। अब यही क्वेश्चन पीछे हम पूछ चुके हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, हम वो क्वेश्चन फिर से ला के दिखाते हैं आपको, वो क्वेश्चन फिर से ला के दिखाते हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, 11 का आंसर आप बताइए, जब तक उस क्वेश्चन पे जा करके आपको दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। 6 नंबर क्वेश्चन ही था, हम एग्जैक्ट सही बता रहे थे। कहाँ से करता है जो बताइए, कहाँ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से बताए थे ना। अब आ जाइए हम लोग इस क्वेश्चन पे जो हम लोग कर रहे थे। कितना नंबर था, 11 नंबर, कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। तो अधिकांश अपवर्तन तो जो है वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। लेकिन इसमें कहीं पे आपको कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ ऑप्शन में दिख रहा है। अभिनेत्र लेंस का अंतरपृष्ठ, नेत्रोद, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 11 का, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, क्योंकि होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। अभी 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते और ध्यान में रखते तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में फेंक के मार सकते थे। अब हमें हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, जिसको देखिए और बताइए। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव के आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है अधिकांश 26 में पूछा जाएगा। तो सटीक से बताइए आंसर कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। पश्चमावी पेशी करता है, कि पुतली करता है, कि कॉर्निया करता है, कि परितारिका करता है, कौन करता है। फटाक से कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। 12 नंबर का आंसर क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिए। कौन करता है जो बताइए। पुतली, कॉर्निया, आई थिंक परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाता घटाता कौन है जरूरत के अनुसार। क्या दृष्टिपटल करता है, क्या परितारिका करता है, क्या पुतली करता है, क्या पश्चमावी पेशियाँ करता है, कौन बताइए। 13 नंबर का आंसर आप बता दीजिए, हम समझेंगे कि आप पूरा साल कुछ ना कुछ किए हैं, पढ़े हैं। अगर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, मतलब आप पूरा साल जो है झक मारे हैं, कुछ नहीं पढ़े, ठीक ना। कौन करता है, तो पश्चमावी पेशियाँ। बताए थे ना कि लेंस को नियंत्रित जो है, इसके दृष्टि को, इसके फोकस को आगे पीछे करना, ये किसका काम है, ये काम है पश्चमावी पेशियाँ का। किसका काम है, मांसपेशियाँ जो होता है पश्चमावी पेशियाँ, उसका काम है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाक से आंसर बताइए। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम सबसे पहले पता है ना, बैजानी हपिनाला, झुकाव कम होता है पूछ रहा है। बैजानी हपिनाला याद है, बैजानी हपिनाला, बैजानी नी हा किधर गया, हा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो इसमें कह रहा है किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो झुकता है वो बैगनी ही ना झुकता है। सबसे अधिक कौन झुकता है, ये सबसे अधिक जो है झुकता है, यहाँ कैसे निकलता है, निकलता है, निकलता है, निकलता है, सबसे अधिक कौन झुकता है। ये वाला ट्रिक अगर याद रहेगा ना, तो आप इसका, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। कौन सा याद रहेगा, बैजानी हपिनाला, ये वाला याद रखिए, बैजानी हपिनाला, बैजानी। और हमको लगता है कि आप 5 दिन में 100 बार या फिर 5 दिन में 50 बार, 5 दिन में 50 बार एग्जाम से पहले इस बात उसको रट लीजिए, बैजानी हपिनाला, आपको याद हो जाएगा इसका। सबसे पहले सबसे नीचे होता है बैगनी, उसके ऊपर होता है जामुनी, उसके ऊपर होता है नीला, उसके हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे होता है। तो इसको अगर बैजानी हपिनाला को रट लीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का होता है। सबसे अधिक झुकाव नीचे कौन गया, बैगनी। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, स्पेक्ट्रम पर बैगनी का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको समस्या नहीं है तो 15 का आंसर भी आप फटाक से बताइएगा कि श्वेत रंगों के मेल से बना होता है। मतलब कि श्वेत रंग कितना
श्वेत सात, श्वेत सात, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? सात। कौन कौन सा? अभी ना बताए हैं, बैजानी पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 1 2 3 4 5 6 7, कितना रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं? 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलन होता है? ये क्वेश्चन घुमा को फिरा के वही बात है जो अभी हम आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन करवाए ना, वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि कौन सा रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है, मतलब विचलित कौन सा कलर जो है सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित कौन होगा? हाँ, जो सबसे अधिक विचलित नहीं होगा, मतलब कि जैसे कि हम आपको बता देते हैं सीक्वेंस, बै जा नी ह पी ना ला। अब बताओ, जब यहाँ से ऐसे अगर यहाँ पे एक हम दे देते हैं प्रिज्म, प्रकाश ऐसे गया, यहाँ गया, मतलब ऐसे थोड़ा सा झुकता है, इसको हम पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? ऐसे 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 एक ही बिंदु से निकलता है ऐसे, तो इसमें सबसे अधिक विचलन कौन होता है? बैगनी। सबसे कम कौन होता है? लाल। तो सबसे न्यूनतम विचलन, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, सबसे कम जो है विचलन कौन होता है? तो लाल होता है। सबसे कम विचलन कौन सा होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? याद रखना है, लाल का। किसका? लाल का। याद रहेगा, सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए कि श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में विचलन सबसे अधिक किसका होता है? सबसे कम किसका होता था? लाल का। सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे देख लीजिए। सबसे अधिक बै जा, इतना बार हम रिपीट कर देंगे, याद हो जाएगा। बैजानी ह पी ना ला, बैजानी ह पी ना ला। तो वन क्रम में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर डी हो गया, बैगनी। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी, बैगनी, बैगनी। याद रहेगा, रहेगा, रहेगा। 17 के बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब इसका हम बना देते हैं आपके लिए इसका रियल पिक्चर। एक ले लिए प्रिज्म, इधर गया प्रकाश की किरण, अब इससे अपवर्तन होकर के 1 2 3 4 5 6 7 रंग निकलता है। कौन कौन? बै जा नी ह पी ना ला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे अधिक कौन झुकता है? बैगनी। सबसे कम कौन झुकता है? लाल। ऐसे करके याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, बिल्कुल रखिएगा। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा अभी हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर ये राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे सुन लीजिए पैटर्न क्या बोल रहे हैं। बै जा नी हो पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैजानी, हपी, नाला। याद रहेगा। ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? बैजानी, हपीनाला। अब बताइए इसमें सबसे पहला कौन है? प्राथमिक वर्ण कौन है? इसका आंसर बैजानी, हपीनाला बोल रहे हैं ना, वैसे आप बोल दीजिएगा। प्राथमिक वर्ण में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी, तो तीनों हो जाएगा ना। बैजानी, हपीनाला, नीला, हरा, लाल, तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी प्राथमिक वर्ण तीनों है। कौन कौन? लाल, हरा, नीला। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दिए हैं तो फटाक से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन करता है? कांच की सिल्ली करता है, समतल दर्पण करता है, गोलीय दर्पण करता है कि प्रिज्म करता है? इसका आंसर आप पीछे के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि पीछे ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए और बताइए क्या होगा। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन करता है? कौन कौन? अभी पीछे बताए। सिली, कांच की सिली करेगा, दर्पण करेगा, गोलीय दर्पण दर्पण नहीं करेगा, कौन करेगा? प्रिज्म। हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? डी। 20 नंबर का आंसर हो गया डी। 20 के बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर आधारित है? आकाश का नीला रंग होता है, ये कौन सा परिघटना पर आधारित है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर। आकाश का रंग जो हम लोगों को नीला दिखता है, ये कौन से कारण से दिखता है? क्या परिवर्तन के कारण से, क्या अपवर्तन के कारण से? इनमें से कौन सा बताइए। 21 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। 21 का आंसर क्या होगा? ये भी नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर आधारित है? तो हम लोगों को याद रखना है प्रकाश का प्रकीर्णन से। किस पे? प्रकाश का प्रकीर्णन से। 21 के बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से और कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए
कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना पॉसिबल है, 380 से 760 नैनोमीटर एनएम तक, ठीक है। तो बताइए सबसे न्यूनतम कितना है, बताइए 22 नंबर का आंसर बताइए। बताइए, हम तो बता दिए 380 से 700, तो 380 हो जाएगा न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम कितना हो जाएगा 360, याद रखिएगा 360 कितना हो जाएगा 360 कितना हो जाएगा 360। 22 के बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में आंसर इसका फेंक के मारिए। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है क्यों? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, नहीं, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हमको तो लग रहा है या तो ए होगा या तो सी होगा। आप बताइए कि 23 नंबर का आंसर क्या होगा। आप बताइए कमेंट में फेंक के मार के कि 23 नंबर का आंसर क्या होगा। हम बताते हैं कि डी और बी नहीं होगा, हमको लग रहा है ए और सी होगा। तो आप बताइए कि ए और सी में कौन सा होगा। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही तो बनता है क्या, इंद्रधनुष। यानी 23 का हो गया ए, 23 का आंसर क्या हो गया ए, 23 का आंसर क्या हो गया ए। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, लाल, नीला, हरा, पीला। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, बताइए कौन सा आपको लगता है। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में फेंक के मारिए। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है, ना ही हरा होगा, ना ही पीला होगा, ना ही नीला होगा, होगा लाल। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा हो जाएगा, याद रखना है लाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं। 24 नंबर अगर आपको याद रहता है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, और 2014 में पूछा गया तो सोच लीजिए अभी भी पूछ सकता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आप बोलिए, जाइए चंद्रमा पर खड़ा होइए और बताइए कैसा दिखेगा, बताइए कैसे दिखेगा। ये तो बहुत ईजी है, मतलब कि आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कैसा दिख सकता है। मतलब कि वहाँ पे ब्लू लाइट तो कोई नहीं जलाएगा, लाल भी नहीं जलाएगा, नीला भी नहीं जलाएगा, कैसा दिखेगा जी, बताइए ना जी। फिल्म उलिम नहीं देखेंगे जी, चंद्रमा पर खड़ा करके देखिए तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा और क्या दिखेगा। ये मतलब कि गूगली रहता है, सब गूगली बोले तो या तो आपको आएगा एकदम तो गर्दा लगेगा, न आएगा तो लगेगा बड़ी हार्ड। अब बताइए चंद्रमा पर खड़ा होकर के जाके देखे जाइएगा, नहीं जाइएगा, लेकिन एज्यूम कीजिए बहुत सारा टीवी देखे होंगे, बहुत सारा फिल्म देखो, कैसा दिखता है, काला दिखता है, खत्म कहानी। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, जो बताइए फटाक से। क्या वायुमंडलीय प्रभाव कहा जाता है, क्या वायुमंडलीय प्रभाव कहा जाता है, क्या किंडल प्रभाव कहा जाता है, किंडल और टिंडल और क्वांटिकल, ये हम बता देते हैं आपको। ना ए होगा, ना क्वांटिल प्रभाव होगा, ना वायुमंडलीय प्रभाव होगा। अब बताइए किंडल होगा कि टिंडल होगा। आप लोग जरूर पढ़े होंगे, टिंडल प्रभाव पढ़े हैं, उसी में ना टिंडल प्रभाव में ना कोलाइडी बिलियन के निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन, उसी को कहते हैं, इसको टिंडल प्रभाव को। याद रहेगा 26 का आंसर सी याद रहेगा। अगर 26 याद रहता है तो आ जाते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। हम लोगों को जैसा दिखाई देता है ना, जिस कलर का दिखाई देता है वायुमंडल, वही कलर कौन सा दिखाई देता है, जो बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से कमेंट में फेंक के हमारी 27 का आंसर क्या हो जाएगा। हम लोगों को कैसा दिखाई देता है आकाश, नीला, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन उसी को करता है, नीला को। क्या कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, क्या कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, वायु के जो सूक्ष्म कण है, किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रकीर्णन। मतलब कि यहाँ पे एक कोई वस्तु है, जैसे ये रेड है ना, तो ये आपको रेड क्यों दिख रहा है, हम बोलेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन आगे आप बड़ा होइएगा और पढ़ाई से रिलेटेड रहिएगा तो ये बात समझ में आएगा। ये रेड है तो रेड क्यों दिख रहा है, रेड है तो रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे तो गया सातों कलर, क्योंकि इस पे गया सातों कलर, लेकिन घूम करके इससे हमारे आँख पे सिर्फ आया रेड, इसीलिए रेड दिख रहा है। कोई चीज़ है, अगर ये आपको ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा श्वेत प्रकाश का सातों कलर है, उस सातों को ऑब्जर्व कर लिया है, कोई कलर नहीं रह दिया, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। और कोई चीज़ व्हाइट दिखता है, अभी हो सकता है सर के ऊपर से जाए, लेकिन बता देते हैं, जो समझने वाले रहेंगे समझेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऊपर से जाने दीजिएगा, आगे पढ़िएगा इसको गहराई में, जब फिजिक्स को आगे पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा ये बात। और जैसे कि कोई चीज़ हमको येलो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ है येलो, कुछ नहीं है, कुछ येलो दिख रहा है अगर, तो वो येलो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब करके येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो येलो दिख रहा है। उसी प्रकार से
सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस प्रकार के अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो सबसे ज्यादा नीला को प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए हम लोगों को आकाश क्या दिखता है? नीला दिखता है। 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 के बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 18 अच्छा 27 था ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो हाँ बहुत कम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन जो कि 2016 डिग्री चल गया है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। कह रहा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं आपको तरंगदैर्घ्य का जो सीरीज होता है कैसे होता है। पहले इसका आंसर आप बताइए, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? अगर आपको तरंगदैर्घ्य याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा, जो कि कोई भी कलर पूछ सकता है, तो कोई भी कलर पूछ सकता है। जैसे कि हम लिख देते हैं ब जा नी ह पी ना ला। तो तरंगदैर्घ्य जो है, जो सबसे ऊपर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जो सबसे नीचे है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो सबसे ऊपर लाल ना है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? ऊपर का। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा लाल के। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा, याद रहेगा लाल का। सबसे ऊपर जो है उसका तरंगदैर्घ्य का सीरीज ऐसे है, ऊपर से नीचे की ओर, सबसे ज़्यादा ऊपर, फिर कम 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 कम, सबसे कम बैगनी का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य इसीलिए ना लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए ये दूर से ही दिख जाता है। 29 वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ये क्वेश्चन पीछे से रिलेटेड है और बहुत बार पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में पूछ दिया, 19 में पूछ दिया और 2020 में पूछ दिया है। अब बताइए वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, हरा। अभी पीछे हम क्वेश्चन बता चुके हैं, तो अगर थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन सेंस है तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा। वायुमंडल हम लोगों को कैसा दिखता है? नीला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर को करता है? नीला को ही करता है, इसलिए हम लोगों को वायुमंडल कैसा दिखता है? नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है? क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला को करता है। याद रहेगा ये बात याद रहेगा। अगर ये बात आपको याद रहता है तो 29 के बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रवर्तन को, विक्षेपण को, अपवर्तन को, प्रकीर्णन को। हमको लगता है कि इसका आंसर आप फटाक से बोल दीजिएगा डी। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ, प्रकाश का प्रवर्तन, टिंडल प्रभाव जो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? क्या प्रवर्तन को करता है? क्या विक्षेपण को करता है? क्या अपवर्तन को करता है? नहीं, ये प्रकीर्णन को करता है। टिंडल प्रभाव किस चीज़ को? तो ये करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। और अगर आपको टिंडल प्रभाव नहीं पता है, लॉन्ग वाला वीडियो हमारा जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगर 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा तो फटाक से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन और कमेंट में आंसर फेंक के मारिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है 2019 में, 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोले ना कम क्वेश्चन देंगे, और मानव नेत्र में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ये लिख लीजिए कहीं पे आप, ठीक है? कम क्वेश्चन देंगे, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए, नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा लगता है? फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। आप नहीं, अगर पीछे क्वेश्चन देखे हैं तो हम पीछे पूछे थे आपको कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर हो तो उसको आकाश कैसा दिखेगा, तो वहाँ पे तो आप मुंह उठा के कहे थे काला, तो यहाँ भी बोलिए काला है लेकिन दिल वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? काला। 31 नंबर का आंसर काला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ ही देता है, इसलिए हम इसको लेकर के आए। जो क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर जाए हमारे इस सेट में, याद रखिएगा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर आप नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अगर आप 10th के छात्र हैं और इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बहुत बड़ा गलती करने वाले हैं आप। क्योंकि जब आप एग्जाम के बाद रिटर्न आइएगा, जब हम मिला करके दिखाएंगे आपको कि सारा क्वेश्चन यहीं से था साइंस में, पछताइएगा कि खाली देख करके 2 बार चल जाते तो मेरा सारा में सारा नंबर आ जाता, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जितना रहता है उतना में उतना आ जाता है। पछताइएगा ना? तो पछताना नहीं है। देखो ना, 50% आपका यहीं से नंबर आएगा, ऑब्जेक्टिव से ही आएगा। तो 50% में पहले 50% सब्जेक्टिव का जंग छोड़िए, अभी आ जाइए ऑब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि सब्जेक्टिव साल भर कितना पढ़े नहीं पढ़े उसके अनुसार अब रिवीजन करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जंग अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो पछताने वाले हैं। एग्जाम के बाद पक्का हम लिख करके देते हैं, क्योंकि हम जब एग्जाम के बाद ये चीज़ का वीडियो वहाँ पे डालेंगे कि देखिए सारा क्वेश्चन फोटोकॉपी रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, तो पछताइएगा। यही से क्वेश्चन रहेगा, एक भी अलग नहीं रहने वाला है। तो फटाक से दोस्तों तक पहुँचाइए और याद करके, नहीं होता याद ना, करने की कोशिश कीजिए। कैसे करिएगा? 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, एक बार देख लीजिए जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे बता रहे हैं, दूसरे बार में खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए। नहीं कैसे होगा? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी हम बताए हैं सबसे अधिक किसका होता है, सबसे ऊपर वाला का। अगर देखिए नहीं याद रहता है तरंगदैर्घ्य तो ऐसे लिख लीजिएगा, पहले फटाक से लिख लीजिएगा ब जा नी ह पी
ना ला लिख लिए। अब देखिए सबसे अधिक किसका है और इसमें खोजिए है कि नहीं। सबसे अधिक कौन से बोले थे कि सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक रहेगा, तो इसमें से सबसे ऊपर कौन सा है, देखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सोचने वाला बात है। सबसे ऊपर कौन है, लाल है। अगर लाल नहीं रहता तो नीला, नीला नहीं रहता तो पीला, पीला नहीं रहता तो हरा, हरा नहीं नीला, नीला और सबसे कम बैगनी का। समझ में आया? तो ये लिख लीजिएगा फटाक से, याद रखिएगा जो सबसे ऊपर है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है, बैजानी हपिनाला, बैजानी हपिनाला याद रखना है। सबसे ऊपर वाला का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होगा। ये क्वेश्चन 13 में पूछा था, 23 में पूछा था, हो सकता है 2026 में पूछ ले, तो आपको चूकना नहीं है, वहाँ पे कमेंट में आंसर फेंक के मारना है। 32 नंबर क्वेश्चन से कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ तो 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण या अपवर्तन के कारण, बताइए। 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो प्रकीर्णन के कारण क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण, एकदम याद रखना है आपको एक एक क्वेश्चन को। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घुरा होता है। प्रिज्म में कितना सतह होता है, 2 3 4 5, कितना सतह होता है। 34 का आंसर कौन बताएगा, बहुत ईजी है। वो लॉलीपॉप क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। दिख रहा है ना क्वेश्चन, आंसर बताइए। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, आंसर बताइए कमेंट में फेंक के मार करके। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा। प्रिज्म 5, प्रिज्म 5, प्रिज्म 5। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर फेंक के मारिए कमेंट में। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं। जो वर्णपट पे सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसको हम लोग शुद्ध वर्णपट कहते हैं, और स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। क्वेश्चन है कि वह वर्णपट जिस पर सभी कलर एकदम क्लियर हम लोगों को दिखाई दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शुद्ध वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध वर्णपट कहते हैं। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट दिखाई दे उसको क्या कहेंगे, शुद्ध वर्णपट कहेंगे। क्वेश्चन यहीं से घुमा के पूछ सकता है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो उसको अशुद्ध वर्णपट कहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा है और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो कि आप रियल लाइफ में भी देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहा है खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। क्या बैगनी किया जाता है, हरा पीला नहीं। कभी भी जब खतरा का निशान दिया जाता है तो कौन सा कलर का यूज किया जाता है, तो लाल का। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, दूरी से दिखता है। ट्रेन को रोकना रहता है तो कौन सा कलर से रोका जाता है, रेड से। रेड खतरा खतरा हो गया, खतरा हो गया, आगे पटरी टूट गया, रुक जाओ तो हो जाता है लाल। कौन सा कलर, लाल। 36 के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, और आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहा है कि इंद्रधनुष का भीतर का हिस्सा का रंग कौन सा होता है, बैजानी या पिनाला। भीतर का बैगनी होता है, बाहर का भी बैजानी या पिनाला, भीतर का बैगनी होता है, बैजानी और पिनाला। इतना बार हम लिख दिए कि आपको याद कर लेना। और मानव नेत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही 7 वर्ड से रहता है। मानव नेत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही 7 वर्ड से रहता है। अगर ये याद कर लिए तो आपको यहीं से याद हो जाएगा, बैजानी हपिनाला बैगनी। सबसे इंद्री धनुष का हिस्सा जो है आंतरिक कौन सा होता है, बैगनी होता है। कौन सा होता है, बैगनी। इंद्र धनुष का आंतरिक हिस्सा कौन सा होता है, बैगनी होता है। याद रहेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। 37 का भी होगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जो बताइए कमेंट में फेंक हमारी आंसर। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइरिस के पिछले वाली परत को क्या कहते हैं। अब आँख के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया है कि आइरिस के पीछे वाली परत को कहते क्या है, जो बताइए। और इसका आंसर बताइए। तो वो आइरिस के पिछले को परत को कहते हैं सिलियरी पेशियाँ। क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। आइरिस के पिछले परत को क्या कहते हैं, नेत्रद्वार नहीं, रेटिना परिधार का नहीं, क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। आइरिस के पिछले परत को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। यहाँ से हमारा 38 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। 38 के बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए, कितना डायोप्टर होना चाहिए सामान्य आँख के लिए। आंसर नंबर हम बता दें, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो कौन सा होगा बताइए। हम तो खुद ही बता दिए आपको कौन सा होगा ना। अच्छा गलती हो गया, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो कौन सा होगा। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है, 4 डायोप्टर। कितनी होती है, 4। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। एक नॉर्मल आँख जो है ह्यूमन आई, उसका समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इसका गुण, इसके गुण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा पूछा जाता ही है कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब उसके फोकस दूरी को, और जब हम करीब दूर की वस्तु को देख रहे हैं, दूर के फिर करीब के, तो इसके फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं। हाँ, तो आप बोलिएगा समंजन क्षमता।
या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछ देगा कि समंजन क्षमता किसको कहते हैं। तो याद रखना है कि हमारे नेत्र जो है, हमारे आँख जो है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु के लिए साफ साफ देख सकता है। इसी गुण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अगर 40 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ तो 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में आंसर फिर मारिए। समान नेत्र के लिए बिंदु, या यार ये क्वेश्चन पीछे पूछे सेम क्वेश्चन है। अब बताइए, ये भी नहीं बताइएगा तो आप चुल्लू भर पानी ला करके हम देंगे आपको, डूब के मर जाइएगा, ठीक है। रख दें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया इसलिए रिपीट हो रहा है। अगर ये इसका भी आंसर नहीं बताते हैं तो हम ला के देते हैं आपको चुल्लू भर पानी ऐसा नाक रख करके रगड़ के उसमें मर जाइएगा। नक ये जो है ना, वो चूल्हे पर पानी में से डुबा लीजिए, सांस नहीं ले पाइएगा, लीजिएगा तो पानी जाएगा अंदर। ओम नमः शिवाय। अनंत, कहाँ तक अनंत। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत, और नज़दीक 25 सेंटीमीटर, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूरस्थ बिंदु अनंत। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको इस बात में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, तो आ जाइए मेरे पास और जो बोलते हैं उतना याद रखिए। सिंपल याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, दो दृष्टि दोष के लिए निकट और दूर, अवतल, अवतल और उत्तल। अगर आपको दोष दो अक्षर का है, अगर आपको दोष दो अक्षर का है, अगर आपको दोष दो अक्षर का है तो लेंस लगेगा 3 अक्षर का, तो लेंस लगेगा 3 अक्षर का। अगर आपको दोष जो है 3 अक्षर का है तो लेंस लगेगा 4 अक्षर का। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लगेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लगेगा। अगर आपको दृष्टि दोष जो है 3 अक्षर का है तो लेंस लगेगा 4 अक्षर का, और अगर आपको दोष 2 अक्षर का है, दूर दृष्टि दोष, तो लेंस लगेगा 3 अक्षर का। सिंपल ऐसे याद रखिएगा ना, कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम में भी करदम बचा के आइएगा। अगर आपको दोष 3 अक्षर का है, लेंस लगेगा 4 अक्षर का। अगर आपको दोष 2 अक्षर का है, लेंस लगेगा 3 अक्षर का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब कह रहा है कि दूर, निकट दृष्टि दोष था, अच्छा निकट है, निकट दृष्टि, निकट का अक्षर है 3 अक्षर, तो लेंस कौन सा लगेगा 4। अब देखिए फंसा दिया आपको। अब तो ये तो हम बता दिए कि अवतल उत्तल किसको कहते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी बताए थे कि कौन कौन जो है फैलाता है। जो फैलाएगा उसको कहेंगे अभिसारी लेंस, जो प्रकाश की किरण को फैलाएगा उसको अभिसारी लेंस कहेंगे, और जो एक पे सिकोड़ेगा उसको अपसारी लेंस कहेंगे। तो इस बात को याद रखने के लिए डायग्राम से याद रखिएगा। ये कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसमें जब प्रकाश की किरण देते हैं तो ये क्या करता है, एक बिंदु पे मिलाता है। क्या करता है, एक बिंदु पे मिलाता है। और ये कौन सा लेंस है, फटाक से बताइए तो, ये है अवतल लेंस। इसमें जब हम प्रकाश की किरण देते हैं तो ये बड़ी बदमाश है, फेंक देता है, इधर से इधर छीट देता है लोग। तो जब एक बिंदु पे मिलाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। एक बिंदु पे जब मिलाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। और फैलाएगा तो उसको हम लोग अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी। फैलाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी। अब बताइए कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगेगा, निकट के लिए अवतल, और अवतल के अभिसारी कहते हैं कि अपसारी, तो अवतल के कहते हैं अपसारी। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए 42 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 42 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत दिख रहा है। जो हम तरीका बताएं उस तरीका से आप याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जो हम तरीका बताएं आपको उस तरीका से आप याद रख पाइएगा या नहीं रख पाइएगा, कमेंट में फेंक के मारिए। निकट 3 अक्षर के, लेंस लगेगा 4 अक्षर के, जो कि होता है कौन सा, अवतल लेंस। अब यहाँ से याद रखिएगा, अवतल लेंस जो है चारों तरफ फैलाता है, और उत्तल लेंस जो एक पे मिलाता है। मिलाने वाला को अभिसारी, और पसर गया तो पसरने वाले को अपसारी। पसर अपसारी, पसर अपसारी, और मिलाने वाले को अभिसारी कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो हम आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, और फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि। बहुत इजी है। बताइए, दूर यानी कि 2 अक्षर का, तो लेंस लगेगा 3 अक्षर का। कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस। दूर उत्तल लेंस लगेगा। अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी, अवतल क्या कहते हैं। तो हम अभी बताए थे उत्तल लेंस का काम है कि सभी प्रकाश की किरण को एक बिंदु पे ला करके मिलाना। तो मिलाने वाला को क्या कहते हैं, अभिसारी। मिलाने वाला को क्या कहते हैं, अभिसारी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, 43 का आंसर हो जाएगा ए। अगर 43 नंबर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है तो 43 के बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, और आंसर फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए 44 का, कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। वर्ड इधर से उधर घुमाया जरूर है, लेकिन बात वही है जो हम पीछे आपसे पूछ चुके हैं कि न्यूनतम दूरी हम कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो वो हमारा है
25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? पिछला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो फटाक से जाकर के देखिए, उसमें इसका आंसर हम बता चुके हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। बता चुके हैं तो यहाँ नहीं बताएंगे कि बता दें, बता देते हैं। आंसर है हमारा 10 से पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10 से पावर माइनस 10 मीटर होता है। बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 से पावर माइनस 10 होता है। अगर 45 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया हो तो फटाक से देखिए 46 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर कमेंट में फेंके मारिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। अब देखिए यहाँ से कंफ्यूजन क्या होता है दृष्टि दोष में, कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, साफ साफ लिखते हैं सुंदर से, ठीक है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है और अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट के वस्तु को देख पाएगा, निकट के वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर के वस्तु को देख नहीं पाएगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर के वस्तु को देख पाएगा, दूर के वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट के वस्तु को नहीं देख पाएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि अगर निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब वो निकट को देख पाएगा, दूर को नहीं देख पाएगा, और अगर दूर दृष्टि दोष है इसका मतलब वो दूर को देख पाएगा और निकट को नहीं देख पाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा? निकट को नहीं देख पा रहा है, निकट को नहीं देख पा रहा है। निकट किसमें नहीं देख पाता है? दूर दृष्टि दोष में। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, इसमें आपको सोचना पड़ेगा जी। बताइए तो हमारा जो आंसर है 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 46 का ए हो गया। उसके बाद आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए रिपीट हुआ है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? याद रखना है, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। याद रहेगा। 47 के बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो कि हम बहुत पहले बता चुके हैं। नेत्र 2 अक्षर का, लेंस 3 अक्षर का, उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। ये सारा क्वेश्चन पीछे हम पूछ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो फटाफट आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। अगर 48 का आंसर आप बता दिए हैं तो 49 का बताइए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या कहलाता है? जहाँ पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है आँख के भीतर, उसको क्या कहते हैं? परितारिका, कॉर्निया, दृष्टिपटल या फिर पुतली, या परितारिका या कॉर्निया। हम बता देते हैं आपको रेटिना। अब बताइए रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी याद रखे पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं रेटिना पे बनता है। अब बताइए रेटिना का दूसरा नाम क्या है? 49 का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? 49 का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। रेटिना को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। ऐसे ही बोलिएगा, दृष्टि का पटल, दृष्टिपटल इज इक्वल टू रेटिना, दृष्टिपटल इज इक्वल टू रेटिना। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकली, कौन दृष्टि दोष में? तो 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टि दोष में द्विफोकली लेंस यूज किया जाता है? निकट और दूर में तो नहीं किया जाएगा, हम बता देते हैं। अब बताइए जरा और मोतिया में कौन होगा? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा, द्विफोकली लेंस द्वारा यूज किया जाता है? ठीक किया जाता है। 50 का आंसर क्या होगा जो बताइए? हाँ, किसमें? जरा दृष्टि दोष में। किसमें? जरा दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा, द्विफोकली लेंस कह सकते हैं जिसको हम लोग, ठीक किया जाता है? तो किसके द्वारा? जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ये क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। ये क्वेश्चन पूरा तीसरा बार, ये क्वेश्चन अभी हम जितना सेट करवाए ना उसमें ये तीसरा बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी भी इसका आंसर नहीं आप बता रहे हैं तो बहुत बड़ा गधा है आप। चलो भर पानी लीजिए, नाक रगड़ के मर जाइए। क्या बोले थे? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कहाँ से? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब क्वेश्चन पीछे रिपीट करवा चुके हैं तो अब ज़्यादा टाइम देना नहीं है। ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन में पीछे पूछ चुके हैं। चलिए आपका मानिए टेस्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन हम पीछे पूछ चुके हैं। और बताइए कि पुतली के साइज को पचमावी पेशियाँ नियंत्रित करता है, कि परितारिका नियंत्रित करता है, कि नेत्र लेंस करता है, कि रेटिना? 52 का आंसर बताइए, फटाक से कमेंट में फेंके मारिए। क्या हम बताए थे? अभी पीछे ना बताए हैं, ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है। परितारिका कौन? परितारिका कौन नियंत्रित करता है? परितारिका कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। अगर 52 हो गया तो 53 का क्वेश्चन देखिए। करा किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है?
सबसे बड़ा किसका होता है? बैजानी या पिनाला? सबसे ऊपर वाला कौन है? अब इसका भी आंसर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत बड़ा गधा है आप। 53 का आंसर क्या होगा? कमेंट में फेंक के मारिए। बैजानी या पिनाला? फिर से हम रिपीट करा देते हैं। बैजानी पिनाला। तरंगधारी सबसे बड़ा किसका होगा? लाल का। सबसे बड़ा तरंगधारी किसका होगा? लाल का। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया लाल। 53 के बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिए। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जो कि पहले हम बता चुके हैं, अगर हम नहीं बताते तब भी आप बता देते। कैसा दिखाई देता है? 54 के बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिबिंब करता है। ये भी क्वेश्चन पीछे हो चुका है। अब आपका टेस्ट हो रहा है, बताइए कौन सा आंसर होगा। जब हम सूर्य के प्रकाश, हम बोले ना लिमिटेड क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन लाएंगे। तो आपका दायित्व है इसका आंसर बताना कि सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश का सबसे अधिक प्रबलता से प्रतिबिंब करता है? कौन सा कलर को दिखाई देता है? नीला। कौन सा हो जाएगा? नीला। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 55 का क्या हो जाएगा? नीला। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? नीला। अगर 55 का आप बता दिए तो 56 का बताइए कि निकट दृष्टि दोष नियम से किस लेंस द्वारा निकट यानी 3 अक्षर के है तो लेंस लगेगा 4 अक्षर के यानी कि अवतल। निकट यानी 3 अक्षर के तो लेंस लगेगा 4 अक्षर के यानी कि अवतल लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? वही बात है जो पीछे हम पूछ चुके हैं, बताइए। आँख का कलर किस पे डिपेंड करता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली, किस पे होता है? बताइए। 57 का आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिए, किस पे होता है? परितारिका। इस सब पे टाइम नहीं गवाना है क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया इसलिए हम रिपीट करवा रहे हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? किसका होता है जो बताइए। 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। नीला। कौन सा होगा? नीला हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? नीला। 58 के बाद 59 को देखिए। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? ये बात आपको पता है कि सूर्य जब डूबता है तो डूबने से 2 मिनट पहले हम लोगों को लगता है डूब गया। जब उगता है तो उगने से क्या कह रहा है कि 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो कौन सा रीजन है? प्रवर्तन है, प्रकीर्णन है, वायुमंडलीय अपवर्तन है, कौन सा है बताइए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर क्या हो जाएगा जो बताइए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। बैजानी या पिनाला? बैजानी या पिनाला। सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? बैगनी। सबसे अधिक विचलन कौन होता है? बैगनी। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तारा टिमटिमाता है, इसका कारण कौन है? सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए कौन सा होगा? हम बता देते हैं आपको कि परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। अब बताइए वायुमंडलीय अपवर्तन होगा कि कुल अपवर्तन होगा? याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। 61 का। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और हम अभी इस सेट में पीछे पूछे थे कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना देरी तक? 1/16 सेकंड तक। कितना देरी तक? 1/16 सेकंड तक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट में फेंक के मारिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीछे पूछा जा चुका है और इसमें हम पीछे सेट में करवा चुके हैं। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? बताइए किस पे बनता है? अभी पीछे हम बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत बार ये हम बता दिए हैं आपको, बताए ना बहुत बार। बताइए कौन सा होगा? कोई दिक्कत है? अब हम आपको ये गारंटी देते हैं, अगर मानव नेत्र से एक भी क्वेश्चन रहता है या जितना भी क्वेश्चन रहता है तो वो रहेगा इसी वीडियो से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अब आपका दायित्व है वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिए, और जितना देखिएगा उतना आपको ऑब्जेक्टिव याद होगा। जितना ऑब्जेक्टिव याद होगा, 50% तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 50% तो उतना आपका कवर होगा। बताइए कोई दिक्कत है? दोस्तों तक वो जरूर पहुंचाइए कि इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, नहीं रहना है इधर उधर के चक्कर में, और एक सटीक ऑब्जेक्टिव देखना है। तो एजी एजुकेशन यानी अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज को जरूर से जरूर देख लीजिए।